हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, आपका सही आंसर 19 दिसंबर को होगा। व्याख्या: 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। भारत की आजादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। देश की आजादी के 14 वर्ष बाद भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से आजाद करवाया गया। गोवा 19 दिसंबर 1961 को आजाद होकर भारत में शामिल हुआ। गोवा की आजादी की मांग भारत की आजादी के साथ ही उठती रही। इसकी पहली झलक 18 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया द्वारा देखने को मिली, जिन्होंने पुर्तगालियों को चुनौती दी। बातचीत से हल न निकलने के बाद भारत सरकार ने गोवा की आजादी के लिए ऑपरेशन विजय की घोषणा की और 30,000 सैनिकों की टुकड़ी को गोवा की आजादी के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुर्तगाल के 3,000 सैनिकों से भारत की ओर से वायुसेना, जल सेना और थल सेना की ओर से आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के 36 घंटे के बाद ही पुर्तगालियों ने बिना शर्त के गोवा पर अधिकार छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद गोवा भारत में शामिल होकर केंद्र शासित प्रदेश बना। 30 मई 1987 को गोवा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया और तब से लेकर अभी तक 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा भारत का वह राज्य है जो अपने सुंदर बीच, नाइट लाइफ और ओपन लाइफ स्टाइल के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, कौन सा देश एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके ऐसी क्षमता रखने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर भारत देश होगा। व्याख्या: हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश मिसाइल प्रणाली का उपयोग करके 4 लक्ष्यों को एक साथ मार गिराया है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास एक ही मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। भारतीय सेना और डीआरडीओ लगातार इसके एडवांस वर्जन की टेस्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये क्षमता 25 किलोमीटर रेंज वाली आकाश मिसाइल सिस्टम में विकसित की गई है। देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश एम-के, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश एम-के 2, रेंज 40 किलोमीटर है। तीसरा आकाश एनजी, रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश एनजी 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। इसकी गति 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आकाश एनजी मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला कहां पर आया है। दोस्तों, आपका सही आंसर केरल राज्य में होगा। व्याख्या: JN1 कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट है। दिसंबर 2023 में इस सब वेरिएंट का पहला मामला देश के केरल राज्य में सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल की एक 79 वर्षीय महिला में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 का एक मामला पाया गया है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष राजीव जे देवन के अनुसार JN1 एक गंभीर रूप से प्रतिरक्षा रोधी और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। यह XBB और इस वायरस के पहले के सभी वेरिएंट से स्पष्ट रूप से अलग है, जिन्हें पहले कोविड संक्रमण हो चुका है और उन्होंने कोरोना रोधी टीके लगवाए हैं। ये वेरिएंट उन लोगों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। इससे पहले सिंगापुर से लौटे तमिलनाडु के एक शख्स में भी JN1 सब वेरिएंट का पता चला था। वह व्यक्ति तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का रहने वाला था और उसने 25 अक्टूबर को सिंगापुर की यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 4, द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहां हुए हैं। दोस्तों, आपका सही आंसर बिहार राज्य में होगा। व्याख्या: भारत ने वर्ष 1993 से 2021 के बीच बचपन में विवाह की जा रही लड़कियों की संख्या में 50 लाख की कमी की है। इसी अवधि में अकेले यूपी ने 16.7 लाख लड़कियों के बाल विवाह घटाए।
जो कुल गिरावट का करीब 1/3 है। इसी अवधि में 7 राज्यों में ये संख्या बढ़ भी गई। रिपोर्ट के अनुसार 1993 में 49.4% लड़कियों का बाल विवाह हो रहा था, 2021 में ये 22.3% रह गया है। इसी तरह 2006 में 7.1% लड़कों का बाल विवाह हो रहा था, जो 2021 में 2.2% रह गया है। विश्लेषण में 2021 में 20 से 24 साल आयु वर्ग में आने वाले 1.34 करोड़ महिलाओं और 14.54 लाख पुरुषों के आंकड़े शामिल किए गए, जिनके बाल विवाह हुए थे। हर 5 में से एक लड़की और 6 में से एक लड़के का बाल विवाह हुआ था। बताया, 1993 से 1999 के बीच 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लड़कियों के बाल विवाह बढ़े थे। 1999 से 2006 के बीच 15 में ऐसा हुआ। वहीं 2016 से 2021 के बीच 6 में ये संख्या बढ़ी। रिपोर्ट का अनुमान है कि बाल विवाह कर गई लड़कियों में 2021 में बिहार की हिस्सेदारी 16.7%, पश्चिम बंगाल की 15.2%, उत्तर प्रदेश की 12.5% और महाराष्ट्र की 8.2% थी। देश की कुल संख्या में 50% हिस्सा इन्हीं 4 राज्यों का है। लड़कों के मामले में गुजरात का हिस्सा 29%, बिहार का 16.5%, पश्चिम बंगाल का 12.9% और उत्तर प्रदेश का 8.2% है। यानी बचपन में विवाह गए लड़कों में इन्हीं 4 राज्यों का 60% हिस्सा है। प्रश्न नंबर 5, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? दोस्तों, आपका सही आंसर भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने होगा। व्याख्या: भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। इस विकास ने यात्री यातायात के मामले में इंडिगो को दुनिया की 10 सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक बना दिया है। पिछले आधे साल में इंडिगो ने अपने नेटवर्क में 20 से अधिक अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को शामिल करके अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया है। इसके साथ ही एयरलाइन ने अपनी घरेलू कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी काम किया है। भविष्य को देखते हुए इंडिगो की आने वाले महीनों में अपने नेटवर्क में बाली, इंडोनेशिया और मदीना, सऊदी अरब जैसे लोकप्रिय गंतव्यों को शामिल करके इस विकास पथ को जारी रखने की महत्वाकांक्षी योजना है। नवंबर में इंडिगो ने घरेलू बाजार पर अपना दबदबा बनाया और यात्रियों की संख्या में 61.8% हिस्सेदारी हासिल की, जो दूसरी रैंकिंग वाली एयर इंडिया से लगभग 6 गुना अधिक थी। एयरलाइन सक्रिय रूप से अपने नेटवर्क और बेड़े का विस्तार कर रही है, जो इस साल की शुरुआत में 500 एयरबस A320 परिवार के विमानों के ऐतिहासिक ऑर्डर से उजागर हुआ है। मौजूदा ऑर्डर और आगामी डिलीवरी के साथ इंडिगो के पास अब करीब 1000 विमानों का प्रभावशाली बैकलॉग है, जिसे अगले दशक में वितरित किया जाना है। प्रश्न नंबर 6, इसरो किस वर्ष तक चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा? दोस्तों, आपका सही आंसर वर्ष 2028 तक होगा। व्याख्या: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 साल में चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष एजेंसी के विजन 2047 के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल भारत का नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन, जो रोबोट की मदद से प्रयोग करने में सक्षम होगा, 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतरिक्ष एजेंसी से 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक आदमी भेजने का आह्वान किया था। SPADEX प्रयोग स्वायत्त डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करेगा। डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां 2 अंतरिक्ष यान एक सटीक कक्षा में संरेखित होते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं। सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष में भारतीयों की निरंतर उपस्थिति के लिए इसरो एक इन्फ्लेटेबल हैबिटेट मॉड्यूल विकसित करने पर भी काम कर रहा है, जहां अंतरिक्ष यात्री घूम सकेंगे और प्रयोग कर सकेंगे। सोमनाथ ने कहा कि इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGVL डिजाइन करने पर काम कर रहा है, जिसकी क्षमता 16 से 25 टन को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने की होगी।
प्रश्न नंबर 7, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए कितने बिलियन जापानी येन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर 37 बिलियन जापानी येन होगा। व्याख्या: भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने विगत 15 दिसंबर 2023 को 37 बिलियन जापानी येन 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण का वित्तपोषण जारी रखेगा। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री जूही मुखर्जी और एडीबी के लिए रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी तथा भारत के उपदेश निदेशक श्री हो युन जियोंग शामिल थे। इससे पहले एडीबी ने दिल्ली को आसपास के राज्यों के अन्य शहरों से जोड़ने के लिए एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2021 के अंतर्गत योजनाबद्ध 3 प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से पहले आरआरटीएस के निर्माण का समर्थन करने के लिए 2020 में परियोजना के लिए 1049 मिलियन डॉलर की बहुकिश्त मल्टी ट्रेंच वित्तपोषण सुविधा एमएफएफ को मंजूरी दी थी। एडीबी ऋण की पहली किश्त 50 करोड़ अमरीकी डॉलर की थी और शेष 50 करोड़ अमरीकी डॉलर का सह वित्तपोषण एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईबी द्वारा किया गया था। इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सुश्री मुखर्जी ने कहा कि निवेश परियोजना आरआरटीएस को शहरी गतिशीलता में सुधार करने में सक्षम बनाएगी और इस परियोजना के आर्थिक प्रभावों से महिलाओं और दिव्यांगों को भी लाभ होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जनसंख्या वाले हिस्सों से गुजरते हुए 82 किलोमीटर का गलियारा तेज, सुरक्षित और उच्च क्षमता वाली यात्री पारगमन सेवाएं प्रदान करेगा और यात्रा के समय को 3 व 4 घंटे से घटाकर लगभग 1 घंटे करके क्षेत्र में आर्थिक और रोजगार के अवसरों का विस्तार करेगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसको मिस्र का राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर अब्देल फतह अल सीसी को होगा। व्याख्या: हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब्देल फतह अल सीसी मिस्र के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में संपन्न चुनावों में अब्देल फतह अल सीसी को लगभग 90% मत हासिल हुए। अब अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए 6 वर्षों तक और राष्ट्रपति रहेंगे। अब्देल फतह अल सीसी पहले बार वर्ष 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। अब्देल फतह अल सीसी पहले बार वर्ष 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। मिस्र एशिया महाद्वीप से सिनाई प्रायद्वीप के द्वारा जुड़ा हुआ है। मिस्र उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी काहिरा है। प्रश्न नंबर 9, हाल के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर उत्तर प्रदेश राज्य होगा। व्याख्या: इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर नजर रखने वाले प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOAK.in ने रोसरा और CLSA क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित एक क्रिएटिव ग्राफिक में बताया है कि देश की जीडीपी में शेयर के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। इन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की देश के जीडीपी में हिस्सेदारी 9.2% हो गई है। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। महाराष्ट्र का देश की जीडीपी में योगदान 15.7% का है। तमिलनाडु 9.1% जीडीपी हिस्सेदारी के साथ देश का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। इस संदर्भ में गुजरात चौथे और पश्चिम बंगाल 5वें स्थान पर है। SOAK की यह रिपोर्ट सेंसर्स और क्रेडिट लियोनिस सिक्योरिटीज एशिया पर आधारित है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टॉक को किस टीम ने खरीदा है? आपके ऑप्शन है: ए कोलकाता नाइट राइडर्स, बी दिल्ली कैपिटल्स, सी राजस्थान रॉयल्स, डी मुंबई इंडियंस। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि
हाल ही में किसने एमआरएफ फॉर्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन है ए संदीप कुमार, बी अंशु जामसेम्पा, सी अरुणिमा सिन्हा, डी चेतन सुरनिनेनी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संदीप कुमार होगा।